नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है सीटेट 2024 जिसका एग्ज़ाम जनवरी में होना प्रस्तावित है, उसके ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं और उसके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए प्यारे साथियों। और इस तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए सभी के प्यारे साथियों 90+ नंबर कब आएंगे? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना, तब ही आपके 90+ नंबर आ सकते हैं प्यारे साथियों। और सीडीपी के क्वेश्चन मैंने इससे पहले एक पेपर करवा दिया है सीडीपी का, और प्यारे साथियों साइंस का भी एक पेपर मैंने करवा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और ऑफिशियल सिलेबस वो भी हिंदी में आपको बताया टॉपिक वाइज, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा प्रीवियस ईयर पेपर रहने वाला है 2018 का, और पेपर फर्स्ट का रहने वाला है। अगर आप पेपर सेकंड की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी एक क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चन किसी से भी रिपीट हो सकते हैं प्यारे साथियों। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सीटेट 2018 का पेपर, जो 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए पेपर है, इसका पेपर कोड देख लीजिए, आई है। और यहाँ पर देखिए बाल विकास, गणित, पर्यावरण अध्ययन, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड ये दिए हुए हैं। क्योंकि सीडीपी का पेपर समान है, सिलेबस आपका समान है, तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों करिए प्यारे साथियों सीडीपी के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ने में समय लग सकता है। अगर आप डेली एक पेपर करोगे ना प्रीवियस ईयर, तो आपका ये रूटीन बन जाएगा, किस टाइम पर कितना टाइम सीडीपी लेना है, कितना टाइम मैथ में लेना है, कितना साइंस में लेना है, पर्यावरण में कितना, भाषा फर्स्ट में कितना, भाषा सेकंड में कितना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है, सत्य कथन बताना है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि विकास है ना प्यारे साथियों आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण या वातावरण से प्यारे साथियों प्रभावित होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो प्यारे साथियों, आपने पहले वाले पेपर में भी देखा था पियाजे के सिद्धांत से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। पियाजे, कोहलबर्ग हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, इनमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 नंबर का जो आता है ना प्यारे साथियों बाल विकास, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन तो मात्र इन 3 सिद्धांतों से मिल जाएंगे आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर क्या होगा? हमें बताना है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं गया है। क्या नहीं कहा गया है? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये तो कहा गया है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी कहा गया है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये प्यारे साथियों पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट देखिए, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा गया है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? फिर यहां पर ध्यान दे लीजिए, नहीं है पूछा है हमें पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा। तो देखिए ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये तो प्यारे साथियों है। फिर देखिए प्रतीकात्मक विचार का विकास, जी हाँ दोस्तों, ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है।
अहमन्यता, अनुत्क्रमणीयता, ये तीनों है प्यारे साथियों। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 पुरुषक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और इनमें क्वेश्चन में इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें आप जरूर कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आपकी तैयारी अभी से चल रही है और आप इसको समझ लोगे। देखिए, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप इसका आंसर ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्यारे साथियों? देखिए, यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है के अलावा बताना है हमें। क्या बताना है? के अलावा जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता बच्चों के विकास पर। ये तो निभाता है, क्योंकि खेल से शरीर में निपुणता प्राप्त होती है। फिर देखिए, यह इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो जी हाँ प्यारे साथियों, ये भी सही है, क्योंकि खेल से बच्चों की इंद्रियां उत्तेजित होती है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। जी हाँ प्यारे साथियों, ये एक है ना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है बच्चों के विकास में। बच्चों के विकास में खेल का एक ये भूमिका नहीं है। के अलावा हमें बताना था, और इसका सही आंसर यही होगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा निम्नलिखित जो कारण दिए गए हैं वो युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो गंभीर रूप से सोचने के लिए कौन सा प्रश्न आमंत्रित करता है? तो देखिए, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, शानदार ऑप्शन है। विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं। अगर आपके भी सामने आ जाए ना ये क्वेश्चन, कह दे कि निम्न में से आप इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से हल कर सकते हैं, या कितने विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि कौन कौन से हल होंगे। तो इस क्वेश्चन का भी यही राइट आंसर होगा, जिसमें बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन हमें बताना है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ये प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और क्या है क्वेश्चन नंबर 7? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? इसमें से कौन सा कथन ये बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ये हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। नहीं प्यारे साथियों, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। नहीं प्यारे साथियों, स्कूलों की भी आवश्यकता पड़ती है, अपने जीवन से भी सीख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिए, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जी हाँ प्यारे साथियों, ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो प्यारे साथियों, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। फिर बात करते हैं प्यारे साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। फिर आ गया कोहलबर्ग के सिद्धांत से क्वेश्चन, और क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो प्यारे साथियों देखिए, ऑप्शन नंबर 1, उनके सिद्धांतों ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। जी हाँ प्यारे साथियों, ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
उन्होंने कोहलबर्ग ने क्या बताया था प्यारे साथियों कि संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, किसे करता है प्यारे साथियों? तो ये करता है एक संदर्भ को। किसको? एक संदर्भ को, जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है। तो उभयलिंगी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें प्यारे साथियों स्त्री और पुरुष के गुण का समायोजन हो या एक हो। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे को छोड़कर, यानी बच्चे किसको छोड़कर? अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए ट्यूशन, ऑप्शन नंबर 4 ट्यूशन। तो बच्चे ट्यूशन को छोड़कर है ना, वो चाहे मीडिया हो, समाजीकरण हो, संस्कृति हो, उसके द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और क्या है? मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या है प्यारे साथियों? वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ये है मानकीकृत परीक्षण की आलोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। एकाधिक बुद्धिमानी। देखिए एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक, इसका अर्थ क्या होता है? एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहेगा? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। एक तो होता है सीखने के लिए मूल्यांकन, एक है सीखने के मूल्यांकन। दोनों का उपयोग कर सकता है शिक्षक। किसमें कर सकता है प्यारे साथियों? तो वो कर सकता है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में प्यारे साथियों शिक्षक सीखने के मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन का उपयोग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर 1, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये तो संबंधित है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक अभिन्न अंग है, ये भी सही है। यह विभिन्न शिक्षा स्तरों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी है प्यारे साथियों। यह बच्चों को धीमे, खराब, और ये गलत है ऑप्शन। कौन सा नहीं है संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 प्यारे साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। प्रतिभाशालिता का कारण क्या हो सकती है प्यारे साथियों बच्चों में? तो इसका सही आंसर है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया प्रतिभाशालिता का एक कारण हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व देता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए दोबारा देख लीजिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, यानी जो सामाजिक रूप से कमजोर हो
उन बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता किस प्रकार होनी चाहिए, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। यानी उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, उनको महत्व देना चाहिए प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? देखिए ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? हमें बताना है कि प्यारे साथियों, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो देखिए नंबर 1, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये तो है प्यारे साथियों। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, ये भी है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये नहीं है प्यारे साथियों। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है या प्रत्याशित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा सृजनात्मक है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो सृजनात्मक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? प्यारे साथियों, ये हमें बताना है। बच्चों की समस्या हल करने का, तो किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में उनकी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये तो प्यारे साथियों है। फिर देखिए, कुछ हल करते समय गलतियों को करने पर प्रति ईमानदार रहना, जी हाँ। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, जी हाँ। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? हमें बताना है संवेग कौन सा है। क्या स्मृति है, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है? तो संवेग है प्यारे साथियों, इसमें डर कौन सा है? डर एक संवेग है प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। अब एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है प्यारे साथियों? तो देखिए बच्चे का जवाब क्या था? दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान नहीं प्यारे साथियों। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इनमें से हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आराम की जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित कौन सी कक्षा करती है? तो वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन में के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, ऑप्शन नंबर 2 प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये कक्षा में
एक सामग्री है, संसाधन है, जो पाठ्य पुस्तक है प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण सामग्री है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। क्या प्राप्त की है? क्या मानवता, क्या व्यवहारवाद, क्या रचनावाद, क्या संज्ञानात्मक सिद्धांत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रचनावाद। क्या होगा? रचनावाद, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे अच्छे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और क्या है क्वेश्चन नंबर 30? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन किस तरह की मदद करना है, ये हमें बताना है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में। तो जी हाँ प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गए प्यारे साथियों CDP के 30 क्वेश्चन जो 2018 में पेपर फर्स्ट में पूछे गए थे। पेपर सेकंड में जो पूछे गए थे 30 क्वेश्चन, वो हमने पीछे वाली वीडियो में कर लिए हैं, और ये हो गया पेपर फर्स्ट। तो प्यारे साथियों, CDP के 2018 में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हुआ था, उनके हमने क्वेश्चन कर लिए, वो भी ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको किस प्रकार लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं ना, तो प्यारे साथियों पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।